नॉवेल है जाने बहराम बाय सैम आसिफ। एपिसोड नंबर 26। सब लोग आराम करने के बाद फरेश से जरी पैलेस के लाउंज में पहुंचे तो मीना ने सबको कॉफ़ी सर्व की। तभी जरमीना बेगम लाउंज में दाखिल हुई और आकर अपने बच्चों के पास बैठी। मम, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बहराम, अब अल्हम्दुलिल्लाह। बहराम के सवाल पर जरमीना बेगम मुस्कुराते बोली। तभी जरखान लाउंज में दाखिल हुआ और उसने आते सबसे पहले जरमीना बेगम के पाँव को टेबल पर रखते उनके नीचे तकिया रखा। फिर उनकी कमर के पीछे रखता उनके माथे पर शिद्दत से बोसा दे गया तो जरमीना बेगम ने भी उसे प्यार किया। तुम मेरी मोम को किस क्यों कर रहे हो? वो कोई जेलिस हो रहा है। लो फिर शुरू हो गए ये दोनों। बहराम की बात पर जरखान तीखी मुस्कुराहट से बोला तो जायमा फौरन बोली, जिस पर सबने कहका लगाया। तभी सिपा लाउंज में दाखिल हुई। जरखान के बच्चे, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सफ़ा लाउंज में जैसे ही दाखिल हुई तो उसकी नज़र सामने जरखान पर पड़ी और फिर सफ़ा चिल्लाते बोली तो जरखान ने उठकर दौड़ लगाई। जबकि सफ़ा अपना जूता उतारते जरखान के पीछे भागी तो आयशा और अदा ने जरखान को हिम्मत देने के लिए शोर मचाया। या अल्लाह, मेरा लड़का! सफ़ा रुको। आंटी, आज मैं आपके लड़के को छोड़ूंगी नहीं। जरखान, क्या किया है तुमने? जरमीना बेगम के सफ़ा को रोकने पर सफ़ा फौरन बोली तो जरमीना बेगम ने जरखान से सवाल किया, जिस पर जरखान परेशानी से कंधे उचका गया तो सब ने कहका लगाया। तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो? इस डायन का आपको पता नहीं है मम्मा, इसका गुस्सा इतनी ज़ोर से पड़ता है। जरमीना बेगम के सवाल पर जरखान फौरन बोला तो बहराम ने कहका लगाया, जबकि आदिल और सुहेल ने बाकायदा तौर पर ताली बजाई। भाई कितनी उसे मार खा चुका है, ये एक ही डायन है जिसने जरखान खानज़ादा पर हाथ उठाया है। सुहेल के सवाल पर जरखान फौरन बोला तो जरमीना बेगम और दाइमा ने भी हंसी दबाई। जबकि लाउंज में इतने सारे लोगों को देखकर सिपा अपना जूता वापस फेंक गई तथा भागकर सिपा के पास आई और फिर 360 डिग्री सिपा के गिर्द घूमी। मुझे मेरी देवरानी पसंद है। क्या शहजादी, मैं इस डायन से शादी नहीं करूँगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं। अदा की बात पर जरखान चिल्लाते बोला तो सिपा ने मुंह बनाते जवाब दिया और फिर जरमीना बेगम को मिली तो जरमीना बेगम ने सबसे तारुफ करवाया। वैसे अदा, मुझे भी मेरी छोटी बहू बहुत पसंद है। जरमीना बेगम की बात पर सिपा शर्म से सर झुका गई तो सब ने उस हसीना को देखा जो दिखने में दूसरी अदा थी, एकदम मासूम और प्यारी। मम्मा, डिहाइड्रेशन हो रही है। मीना, जरखान को पानी देना। जरखान गला पकड़ते तकरीबन सोफे पर गिरते बोला तो मीना ने जरखान को पानी ला कर दिया, जैसे जरखान एक ही सांस में पी गया। जबकि सिपा के सिवा सबने उसे परेशानी से देखा। पानी 3 सांस में पीते हैं जरखान? ओहो, मैं भूल गया। मीना बाजी, एक और ला दो, 3 सांस में पी लेता हूँ। जरमीना बेगम की बात पर जरखान गिलास फौरन मीना की तरफ बढ़ाता बोला तो मीना गिलास लेकर अंदर गई। हो गया तुम्हारा ड्रामा? यस। जरमीना बेगम के सवाल पर जरखान हाँ में सर हिलाता बोला। तभी मीना ने पानी का गिलास जरखान को पकड़ाया, जिसे जरखान 3 सांस में पीने लगा। सिपा बेटा, अपनी अम्मी से बात करवाओ मेरी। अम्मी से क्यों आंटी? भाई, मुझे उनकी बेटी को अपनी बेटी बनाना है। जरमीना की बात सुनते सफ़ा ने परेशानी से सवाल किया तो जरमीना बेगम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर सफ़ा हल्का सा मुस्कुराती सर झुका गई। जबकि जरमीना बेगम की बात सुनते जरखान को पानी पीते अच्छी लगी। आंटी, मैं फ़ोन लाकर लाती हूँ। सफ़ा जरखान को इग्नोर करते उठकर सीधे जरी पैलेस के लॉन में आई। जबकि सफ़ा के जाते जरमीना बेगम ने जरखान को घूरा। मम्मा, मेरी हसीना। बस जरखान, कुछ तो लिहाज करो तुम। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? क्या दिखाई नहीं देता? जरखान अभी बोल ही रहा था कि जरमीना बेगम उसकी बात काटते बोली, जिस पर जरखान ने परेशानी से सवाल किया, गधे इंसान वो तुम्हें पसंद करती है? हाँ, तो मैं तो उसे पसंद नहीं करता ना। भालू, मैं सिर्फ उस हसीना से प्यार करता हूँ जिसे मम्मा ने मेरे लिए चुना है। मरजान की बात सुनते जरखान फौरन बोला और गुस्से से उठकर चला गया। मैं क्या करूँ इस जिद्दी का? अम्मी, आप फिक्र न करें, हम हैं ना, हम देख लेंगे। जरमीना बेगम के परेशानी से बोलने पर तालिया उनके पास बैठती बोली तो जरमीना बेगम ने हाँ में सर हिलाया। दूसरी तरफ जरखान जैसे ही जरी पैलेस के लॉन में आया तो वह एकदम खटका और फिर उसने सामने खड़ी सफ़ा को रोते पाया, जिसकी पीठ जरखान की तरफ थी और वह इस बात से अनजान थी कि जरखान उसके पीछे खड़ा सब सुन रहा है। जानती हूँ अम्मी, मैं उस इटालियन शहजादी की हूँ, मगर वो कब आएगा मुझे समझ नहीं आता। फिर आएगी वो शहजादी जो सबके घर बसाएगी, सबको उनकी खुशियाँ लुटाएगी। सिपा रोते हुए बोली तो उसकी बात सुनते जरखान को हैरत का झटका लगा। तभी सिपा ने अपनी मम्मी के कहने पर रोते हुए पोएम की आखिरी लाइन्स पढ़ी और उसे पूरा किया। अम्मी, जरखान बहुत अच्छा है, आप एक दफ़ा आंटी से बात तो कर लें। अम्मी, अम्मी, सफ़ा के रिक्वेस्ट करने पर सिपा की माँ ने फ़ोन काट दिया, जबकि सफ़ा बस रोते हुए अपनी माँ को बुलाती रह गई।
फिर सफ़ा ने आंसू साफ किए और वो घर जाने के लिए पलटी तो उसकी नज़र ज़रख़ान पर पड़ी, जो परेशानी से खड़ा उसको देख रहा था। ज़रख़ान, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर दिया है। और तुम मान गई, मना कर देती। सफ़ा जो यही समझी थी कि ज़रख़ान ने कुछ नहीं सुना, रोते बोली तो ज़रख़ान ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर सफ़ा ने चौंक कर ज़रख़ान को देखा, मगर फिर अपना सर झुका गई। क्या मैं तुमसे अपना एक सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ? सफ़ा के रोते हुए सवाल करने पर ज़रख़ान ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। ज़रख़ान, मैं जब 10 साल की थी तो अम्मी ने बताया था कि जब अभी मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो उनकी एक हमसाई थी जिन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए मांगा था। वो अपने बच्चों को जोड़ने के लिए कोई पोयम लिख रही थी और उन्होंने अपने सब बच्चों के कपल बनाए थे, मगर उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। तो उन्होंने मेरा अम्मी को बोला था और अम्मी मान गई थी। फिर उन्होंने अपनी पोयम की आखिरी 2 लाइन्स अम्मी को दी थी, जो अम्मी ने मुझे याद करवाई थी, और कहा था उनकी पोयम का इटालियन शहज़ादा मुझे लेने आएगा। मगर इस सब के साथ साथ अम्मी ने उन आंटी से ये भी कहा था कि मेरे बाबा सख्त हैं, अगर मेरे बाबा ने उनके बेटे के आने तक मेरी कहीं शादी ना की तो वो उनके बेटे के साथ मेरी शादी खुशी खुशी करेंगी। मगर वो इटालियन शहज़ादा अभी तक नहीं आया और बाबा ने अपनी एक बिजनेस डील की वजह से मेरी शादी अपने एक दोस्त के बेटे से पक्की कर दी है। अगर हमारी शादी हो जाती है तो बाबा के बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होगा, और अगर मैं बाबा को इस रिश्ते से मना कर भी दूँ तो मेरी एक भी नहीं सुनेंगे और मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे। मुझे अम्मी ने कहा है मैं वापस घर आ जाऊँ और उसके बाद कभी ज़री पैलेस ना आऊँ। मैं तो अम्मी के कहने पर अपने इटालियन शहज़ादे का इंतज़ार कर रही थी, मगर उससे पहले तुम मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम अपनी उस हसीना से प्यार करते हो। वो बहुत खुशनसीब है जो उससे तुम मिलोगे, मगर मुझ बदनसीब को देखो, मैं खाली हाथ हूँ। ना तो मुझे मेरा इटालियन शहज़ादा मिला और ना ही मुझे मेरा प्यार मिला। सफ़ा रोते हुए सब कुछ बोलती गई, जबकि ज़रख़ान सब कुछ सांस रोके के सुनता गया। वो समझ गया था कि आज तक जिस हसीना का उसने इंतज़ार किया है वो सिफ़ा ही है, जबकि सिफ़ा ये बात नहीं जानती थी। उसे प्यार हुआ भी है तो अपने इटालियन शहज़ादे से ही हुआ है। बात ख़त्म करते सफ़ा ने सर उठाकर ज़रख़ान को देखा, जो खड़ा सिफ़ा को ही देख रहा था। फिर सफ़ा आगे बढ़ती ज़रख़ान के सीने से जा लगी तो ज़रख़ान को खुद में सुकून उतरता महसूस हुआ। आखिर उसका इंतज़ार जो ख़त्म हो गया था, उसे उसकी हसीना मिल गई थी। ज़रख़ान खानज़ादा, सिफ़ा राजपूत तुमसे बहुत प्यार करती है। सिफ़ा ज़रख़ान के सीने से लगी रोती हुई बोली तो ज़रख़ान ने हाथ उठाकर सिफ़ा को अपने हिसार में लेना चाहा। इससे पहले कि ज़रख़ान सिफ़ा के गिर्द हिसार बांधता, सिफ़ा ज़रख़ान से दूर हो गई। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें तुम्हारी हसीना जल्द मिल जाए और तुम दोनों बहुत खुश रहो। अब मैं चलती हूँ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। सफ़ा ज़रख़ान को बोलती भागकर लॉन से सीधे पोर्च में आई और अपनी गाड़ी में बैठती वहाँ से चली गई, जबकि ज़रख़ान को लगा जैसे उसे किसी ने देखते अंगारों पर ला खड़ा किया हो। उसने अपनी हसीना खो दी थी, क्योंकि उसकी हसीना आज एक बार फिर उसे छोड़कर जा चुकी थी। ज़रख़ान को अचानक अपना सर घूमता महसूस हुआ और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो एकदम ज़मीन बोस हो गया। सिफ़ा रोती हुई फुल स्पीड में गाड़ी चलाती अपने घर पहुंची और फिर गाड़ी से उतरती सबको नज़रअंदाज करती सीधा भागती अपने कमरे में गई। तुमने अपनी बेटी को ज़रा तमीज़ नहीं सिखाई, सलाम ही कर लेता है बंदा। मगर नहीं। शाम की बात पर सफ़ा की माँ नाज़िया खामोशी से उठकर सफ़ा के कमरे में आई, जहाँ सफ़ा अपने बिस्तर पर मूंधे मुँह लेटे अपना मुँह बेड में दिए फूट फूट कर रो रही थी, जबकि उसका मुँह बेड में घुसे होने की वजह से सफ़ा के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। सफ़ा की माँ चलती सीधा सफ़ा के कमरे में आई। सिफ़ा, मैंने मना किया था ना तुम्हें, तो मान तो गई हूँ मैं आपको। मना तो नहीं किया ना मैंने, खुद भले टूट गई हूँ मगर आपकी इज़्ज़त बचा ली है मैंने अम्मी, कर रही हूँ मैं शादी। नाज़िया कमरे में आती परेशानी से बोली तो सिफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर नाज़िया खामोश हुई। सिफ़ा, अम्मी आपका इटालियन शहज़ादा कहाँ है? उसे बोले मुझे यहाँ से ले जाए। आपको ज़रख़ान नहीं पसंद, वो इटालियन शहज़ादा तो पसंद है ना? उसे बोले मुझे ले जाए यहाँ से। आपका शौहर मुझे एक कैद से निकाल कर दूसरी कैद में डाल रहा है। अम्मी आपकी सिफ़ा मर जाएगी। अम्मी, इससे पहले कि नाज़िया कुछ बोलती सिफ़ा नाज़िया की बात काटती बोली तो नाज़िया ने बेड पर बैठते सिफ़ा को अपने साथ लगाया। सिफ़ा, क्या ज़रख़ान जानता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? पहले नहीं जानता था अम्मी, मगर आज जब आपने कहा वापस आ जाओ और फिर कभी उससे ना मिलना तो मैं उसे बता आई। अम्मी, ज़रख़ान खानज़ादा सिफ़ा राजपूत तुमसे बहुत प्यार करती है। नाज़िया के सवाल पर सिफ़ा रोती बोली, तभी हशाम कमरे में दाखिल हुआ।
मुझे पहले ही पता था कि ये लड़की कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। हशाम, हम एक बार उस लड़के से हरगिज़ नहीं, उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ एजाज से होगी, और जब तक इसकी रुखसती नहीं हो जाती तब तक ये इस कमरे में रहेगी। तुम्हारा मोबाइल और बाहर जाना बंद है। कल आकिब की फैमिली घर आ रही है, इसे तैयार रखना। मैं कल ही शादी की डेट पक्की कर दूंगा। अब तुम चलो यहाँ से। हशाम, जो सिपा और नाज़िया की सारी बातें सुन चुका था, गुस्से से बोला तो नाज़िया ने कुछ कहना चाहा, जिस पर हशाम नाज़िया की बात दुरुस्ती से काटता बोला और सिपा की गाड़ी की चाबी और मोबाइल लेता नाज़िया के साथ कमरे से बाहर आया और कमरे को ताला लगा गया, जबकि सिपा अंदर रोती हुई बेड के पास गिरने के अंदाज में बैठी, इस बात से अनजान कि उसका कन्फेशन और बातें जरखान को किस हाल में पहुंचा चुका है। मैम, जरखान सर बाहर लॉन में बेहोश पड़े हैं। क्या? मीना की बात सुनते जरमीना बेगम परेशानी से बोली तो सब लोग बाहर को भागे। आखिर जरखान भी अब उनकी फैमिली का हिस्सा था। जबकि दाइमा जरमीना बेगम को सहारा देते बाहर लाई, सोहेल, आदिल और सनान ने फौरन से जरखान को उठाते गाड़ी में डाला और उसे ड्राइवर के साथ लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, जबकि बहराम और सारी लेडीज घर पर ही मौजूद थी। जरमीना बेगम का तो अपने लाडले के बारे में सोचते बुरा हाल था, जबकि बाकी सब भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो तो अभी 10 मिनट पहले ही हंसता हुआ लॉन में गया था। मीना, सिपा कहाँ है? मैम, सिपा मैम तो काफ़ी टाइम पहले ही अपने घर चली गई थी। जरमीना बेगम के सवाल पर मीना फौरन बोली तो जरमीना बेगम ने हाँ में सर हिलाया। तकरीबन आधे घंटे बाद बहराम का फ़ोन बजा। उन सब ने इटली आते ही इटली के नंबर्स ले लिए थे ताकि उन्हें एक दूसरे से राब्ते में रहने में आसानी हो। जी सिनान भाई, शुक्र है ठीक है, मैं मोम को बता देता हूँ। बहराम ने फ़ोन उठाते कान से लगाया और परेशानी से बोला, मगर फिर सिनान की बात सुनते तसल्ली से बोलता फ़ोन कट गया। मोम, आप फिक्र ना करें, जरखान ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस की वजह उसका बीपी शॉट कर गया था, उसे होश आ गया है, भाई उसे लेकर घर आ रहे हैं। स्ट्रेस किस बात का? ये तो अब आपका लाडला ही बताएगा। बहराम की बात सुनते सबने शुक्र अदा किया, जबकि जरमीना बेगम परेशानी से बोली तो बहराम ने फौरन जवाब दिया। फिर कुछ देर में सिनान, सोहेल और आदिल जरखान को लेते लॉन्च में दाखिल हुए और उसे ले जाते सीधे उसके कमरे में बेड पर लिटाया। जरखान, मम्मा की जान, क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। जरखान जैसे ही बेड पर लेटा तो जरमीना बेगम उसके पास आते बोली, जिस पर जरखान बेड ग्राउंड से टेक लगाता बोला तो जरमीना बेगम ने उसका माथा चूमा। हर वक्त इस टॉक्स में लगे रहते हो, कभी तो आराम भी कर लिया करो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, आराम करो, कुछ दिन काम होते रहेंगे। मम्मा, मुझे शेक पीना है, मैं अभी अपने बेटे के लिए लाती हूँ। जरमीना बेगम की बात सुनते जरखान फौरन बोला तो जरमीना बेगम जवाब देती दाइमा के साथ नीचे चली गई। क्या बात है जरखान, ऐसी कौन सी बात का स्ट्रेस ले लिया तुमने कि तुम्हारा बीपी शॉट कर गया? कुछ नहीं भाई, बस मेरे कुछ स्टॉक्स डाउन हो गए। सिनान की बात सुनते जरखान फौरन बोला तो तालिया आगे बढ़ी। यहाँ खड़े सब लोग ही जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ जरखान भाई, मुझे ऐसी बातें समझ कम आती हैं, मगर मुझे भी पता है आप झूठ बोल रहे हैं, और आज आपने आंटी को क्वेश्चंस भी नहीं रख कर दिए। जो भी बात है आप हमसे शेयर करो, मुझे किसी से कुछ शेयर नहीं करना, मैं ठीक हूँ। तालिया की बात सुनते आजा फौरन बोली तो जरखान ने मुँह मोड़ते जवाब दिया तो सोहेल ने बहराम को इशारा किया, जिस पर बहराम आगे बढ़ता जरखान के पास बेड पर बैठा। हम दोनों हमेशा एक दूसरे को जवाब देते रहते हैं और एक दूसरे की बात का बुरा भी नहीं मानते, पता है क्यों? क्यों? बहराम की बात पर जरखान ने फौरन सवाल किया। इस बात का जवाब तो वो पहले से ही ढूंढ रहा था, मगर उसे जवाब नहीं मिला था, क्योंकि हम दोनों सगे भाई हैं और भाई भले एक दूसरे से लड़े झगड़े जो मर्जी करें, मगर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। क्या बात है चैम, भाई को भी नहीं बताओगे? बहराम की बात सुनते जरखान एकदम बहराम के गले लगता रोने लगा। भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देखते अंगारों पर खींच रहा हो, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना बड़ा गधा हूँगा, मुझे नहीं पता था। क्या बात है चैम, बताओ, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे, देखना तुम। जरखान के रोते हुए बोलने पर मरजान भी आगे बढ़ती उनके पास बैठती बोली तो जरखान ने मरजान को देखा। तुम्हें पता है हम सब एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और मिलकर उसे सॉल्व भी करते हैं। मरजान की बात सुनते तालिया भी फौरन बोली तो जरखान ने सर झुकाया। चैम, बोलो भी, क्या बात है? भाई, सिपा ने कहा वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और सच तो ये है कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि मुझे ये बताता वो मुझे छोड़कर चली गई। भाई, उसके बाबा ने उसका रिश्ता किसी और से कर दिया है और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई है। बस ये ख्याल ही आया था मेरे जहन में और उसके बाद सब तरफ अंधेरा छा गया था। मगर आप मम्मा को मत बताना, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। सिनान की बात सुनते जरखान सर झुकाते बोला तो सबने एक दूसरे को परेशानी से देखा। इससे पहले कि कोई
कि कोई कुछ बोलता। मीना भागती हुई कमरे में आई। जरखान सर, मैम की तबीयत खराब हो गई है, दाइमा कह रही है उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना होगा। मीना की बात सुनते जरखान उठकर भागता कमरे से बाहर निकला तो सब लोग बारी बारी उसके पीछे आए। जरखान जैसे ही किचन में पहुंचा तो जरमीना बेगम फर्श पर लेटी गहरी गहरी सांस ले रही थी। जरखान, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मीना, मम्मा की डॉक्टर को फ़ोन करो और बोलो इमरजेंसी है, हॉस्पिटल पहुंचे। दाइमा की बात सुनते जरखान भागकर जरमीना बेगम के पास आता उन्हें गोद में उठाता चिल्लाया और बाहर को भाग, जबकि जरखान के पीछे पीछे बाकी सब भी बाहर भागे और जरमीना बेगम को लेते हॉस्पिटल पहुंचे। और फिर जरखान ने गाड़ी से निकालते उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया, जबकि सुहेल गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने चला गया। जरमीना बेगम की स्ट्रेचर जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो उनकी डॉक्टर, जो उनका ही वेट कर रही थी, भागती हुई जरमीना बेगम के पास आई। हमें इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन थिएटर लेकर चलो। मिस्टर जरखान, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें, डॉक्टर जरमीना बेगम को चेक करती बोली और फिर जरखान से कहती जरमीना बेगम को ऑपरेशन थिएटर ले गई। तो सब लोग उनके पीछे आए, जबकि जरखान और आदिल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने चले गए। तभी सुहेल हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और उसे सामने ही रिसेप्शन पर जरखान और आदिल नजर आए तो वो उनकी तरफ बढ़ा। जरखान, मोम कहाँ हैं? ऑपरेशन थिएटर लेकर गए हैं। सुहेल के सवाल पर जरखान फौरन बोला और फिर पेमेंट करता ऑपरेशन थिएटर की तरफ आया, जहाँ बाकी सब बैठे जरमीना बेगम की खैरियत की दुआएं कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद जरमीना बेगम की डॉक्टर बाहर आई तो जरखान फौरन आगे बढ़ा। मुबारक हो जरखान, हनान आया है। और मम्मा कैसी हैं? डॉक्टर की बात सुनते जरखान फौरन बोला, ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था जरखान, और हमने माँ और बच्चे को बहुत मुश्किल से बचाया है। अभी दोनों खतरे से बाहर हैं। फिलहाल जरमीना बेहोश हैं, जैसे ही उन्हें होश आएगा तो हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर तुम उन दोनों से मिल सकोगे। डॉक्टर की बात सुनते सबने शुक्र अदा किया तो जरखान ने हाँ में सर हिलाया और फिर डॉक्टर वहाँ से चली गई। फिर 20-25 मिनट बाद एक नर्स जरखान के पास आई। मिस्टर जरखान, आपकी मम्मा को होश आ गया है, वो आपको बुला रही हैं, रूम नंबर 83 में, चले जाएं। नर्स की बात सुनते जरखान हाँ में सर हिलाता आगे बढ़ा तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे कमरे में आए, जहाँ जरमीना बेगम बेटी सूप पी रही थी। सबको अंदर आता देखकर जरमीना बेगम हल्का सा मुस्कुराई तो जरखान आगे बढ़ता उनको अपने सीने से लगा गया। मम्मा, आप ठीक है ना? हाँ मम्मा की जान, मम्मा बिल्कुल ठीक है। जरखान के सवाल पर जरमीना बेगम मुस्कुराते बोली तो जरखान भी मुस्कुराया। देखो, हनान आया है। जरमीना बेगम की बात सुनते जरखान एक्साइटेड सा बेबी कोट की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि हनान को जरखान उठाता, मरजान बीच में आते हनान को गोद में उठा गई तो जरखान का मुंह बना, माशाल्लाह ये कितना प्यारा है, भालो मुझे दो मेरा भाई। मरजान हनान के गाल पर किस करती बोला तो जरखान मुंह बनाते बोला और आगे बढ़ा। इससे पहले जरखान हनान को मरजान से लेता, तालिया बीच में आते हनान को गोद में ले गई। भूतनी मुझे तो हनान, देखो मरवा ये कितना प्यारा है। जरखान की बात को नज़रअंदाज करते तालिया मरवा से बोली तो मरवा ने मुस्कुराते हनान को गोद में लिया तो जरमीना बेगम ने अपनी हंसी दबाई। भाभी, हनान को मुझे दें। सनान भाई, आप नहीं देखेंगे अपने भाई को? जरखान को इग्नोर करते मरवा सनान से बोली तो सनान ने मुस्कुराते हनान को गोद में लिया। भाई, मैं तो आपका चैन पूना, मुझे दें। जरखान की बात पर सनान ने हाँ में सर हिलाया और हनान को आगे किया तो जरखान खुश होता आगे बढ़ा। तभी तालिया के सुहेल को इशारा करने पर सुहेल फौरन से हनान को गोद में ले गया तो जरखान ने रोनी सूरत बनाई। आखिर उसने पूरे 9 महीने हनान का इंतजार किया था और अब ये उसके जिन भूत बहन भाई हनान उसे दे ही नहीं रहे थे। सुहेल भाई, दे मुझे। आदिल, तुम नहीं मिलोगे हनान से? जरखान की बात पर सुहेल ने फौरन बोलते हनान को आदिल की गोद में डाला तो आदिल ने भी हनान को प्यार किया। आदि भाई, दे ना मुझे। जरखान की बात सुनते अभी आदिल कुछ बोलता है इससे पहले ही अदा आगे बढ़ी और उसने हनान को आदिल की गोद से पकड़ा और जाकर बहराम के पास खड़ी हुई तो जरखान ने जरमीना बेगम को देखा जो कंधे उचका गई। शहजादी, मुझे दो ना। दाइमा, आप नहीं देखेंगे हनान को? जरखान की बात पर बहराम फौरन बोला तो अदा ने हंसते हनान को दाइमा की गोद में दिया, जिस पर दाइमा हल्का सा मुस्कुराई। फिर उन्होंने हनान को देखते जरखान को पकड़ाया जो मुंह लटका खड़ा था तो जरखान ऐसे खुश हुआ जैसे कोई 2 साल का बच्चा लॉलीपॉप लेने पर खुश होता है। जबकि जरखान की मुस्कुराहट देखते सब लोगों ने कह लगाया तो जरखान हनान को लेते जरमीना बेगम के पास आया। प्यारा है ना? बहुत ज़्यादा। जरमीना बेगम के सवाल पर जरखान फौरन बोला तो जरमीना बेगम हल्का सा मुस्कुराई। शुक्र है हनान ने इसका ध्यान बटाया। बहराम की हल्की आवाज़ में बोलने पर सबने हाँ में सर हिलाया। भाई, मैं तो अब दादी बनना चाहती हूँ। दाइमा की बात सुनते सबने अदा को और बहराम को देखा तो अदा शर्म से सर झुका गई।
मैं तो चाहती हूँ बस अब जल्द से जल्द मेरे सब बच्चों की शादी हो जाए, मगर मोम, तालिया और सिनान भाई की शादी कैसे हो सकती है? वो दोनों सगे बहन भाई हैं। ऐसा तुमसे किसने कहा? बहराम के सिनान और तालिया सगे बहन भाई हैं? ज़रमीना बेगम के मुस्कुराकर बोलने पर बहराम परेशानी से बोला तो ज़रमीना बेगम ने सवाल दागा, मम्मा, तालिया डेड की नाजायज़ औलाद है, जबकि सिनान भाई डेड और आपकी जायज़ औलाद, और नस्ल तो बाप से होती है, इस लिहाज से दोनों सगे बहन भाई हुए। हाँ, मैं मानती हूँ तालिया अयाज की नाजायज़ औलाद है और नस्ल बाप से होती है, मगर क्या मोम? बहराम की बात पर ज़रमीना बेगम फौरन बोली और फिर बोलते बोलते रुकी तो दरखान ने सवाल किया, सिनान मेरी और अयाज की सही औलाद नहीं है, वो मरवा के बाप शुएब मलिक की औलाद है। मेरी और अयाज की शादी के बाद 3 साल तक हमारे घर कोई औलाद ना हुई। शुएब और अयाज बहुत अच्छे दोस्त थे। शुएब ने 2 शादियाँ की थी, एक अपनी माँ के कहने पर और दूसरी अपनी पसंद से। सिनान की माँ शुएब की पहली बीवी थी, जो उसने अपने घर वालों के कहने पर की थी। सिनान की पैदाइश के चंद महीनों बाद सिनान की माँ फौत हो गई और शुएब ने तो कभी भी सिनान को प्यार किया ही नहीं था, तो अयाज शुएब की माँ से सिनान को घर ले आए थे और फिर उसे नाम तो उसकी माँ की पसंद का दिया था सिनान, मगर शनाख्त अयाज ने अपनी दी थी। शुएब मलिक ये बात कभी जान ही न सका कि सिनान उसका बेटा है। हमने सब पर यही जाहिर किया कि 3 साल बाद मेरे घर औलाद पैदा हुई है और सबने सिनान को मेरा और अयाज का बेटा ही समझा। सिनान के घर आने से हमारी खुशियाँ घर आ गईं और फिर पूरे 2 साल बाद बहराम इस दुनिया में आया। अल्लाह ने हमसे खुश होते हमें भी औलाद से नवाज दिया, मगर फिर बहुत अरसे बाद जाकर मुझे पता चला कि अयाज एक अय्याश आदमी है और उसने एक साथ कितनी ही औरतों के साथ गलत किया है। जब मैंने अयाज को समझाना चाहा तो उसने मुझे मार पीट कर खामोश करवा दिया और फिर मैं भी खामोश हो गई और अपने दोनों बेटों में गुम हो गई। फिर एक दिन तालिया की माँ मेरे पास आई और उसने बताया कि तालिया भी अयाज की औलाद है, मगर नाजायज़। तालिया की माँ अयाज से अपनी बेटी के हिस्से की जायदाद मांगने आई थी। अयाज उस वक्त घर नहीं था। फिर मुझे उस औरत ने एक एड्रेस दिया और कहा तालिया वहाँ है, अयाज को कहे अपनी बेटी को खुद संभाले, और फिर वो चली गई। कहाँ गई, जिंदा है या नहीं, मैं नहीं जानती। बहराम के बाद मुझे बेटी का शौक पैदा हुआ, ठीक वैसी बेटी जैसे शुएब मलिक की दूसरी बीवी रुकैया के पास थी। मरवा शुएब मलिक, तो क्या मरवा भी हमारी तरह नाजायज़ औलाद है? मैं नाजायज़ नहीं हूँ, मैं शुएब मलिक की जायज़ औलाद हूँ। मेरी माँ रुकैया और शुएब मलिक का गवाहों के साथ निकाह हुआ था, मगर उसे बेटी नहीं बेटा चाहिए था। जब तक मेरी माँ जिंदा रही उसने मुझे संभाला। जैसे ही मेरी माँ फौत हुई उसने मुझे मेरी ही माँ की मौत की वजह बनाकर घर से निकाल दिया और फिर मुझे साजिदा बीबी ने पाला और फिर मैं उनकी ही बेटी बन गई। ज़रमीना बेगम मुझे स्टोरी सुना ही रही थी कि मरजान बीच में बोली, जिस पर मरवा ने चिल्लाते और रोते जवाब दिया तो तहम्मा ने आगे बढ़ते मरवा को संभाला। फिर मुझे बेटी की ख्वाहिश तहमीना लेकर घर पर ले गई, जहाँ तालिया परवरिश पा रही थी। तालिया को देखते ही मुझे उससे रुग़बत हुई। उसके रगों में भी तो वही खून था जो मेरे बहराम के रगों में था। तालिया हुसन का दूसरा नाम थी। उसकी ग्रे आंखें उसके भाई और बाप से मिलाती थी, जबकि उसके सुनहरे बाल उसे उसकी माँ से मिलाते थे। तालिया वाकई बहुत हसीन थी। तालिया को देखते ही मैंने सोच लिया था मैं उसे मेरी सिनान की दुल्हन बनाऊंगी। उस दिन तालिया से मिलकर मैं घर वापस आ गई। मैंने तालिया के बारे में किसी को भी नहीं बताया। फिर एक दिन अपनी एक दोस्त के घर हैदराबाद आ गई, जहाँ मुझे फारूकी साहब और तबस्सुम फारूकी मिले। वो दोनों इंतहाई अच्छे इंसान थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगा। फारूकी साहब अपनी बेबी के हमरा मेरी दोस्त के घर आए थे। वो मेरी दोस्त के दूर के रिश्तेदार थे। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बहन बोल दिया और अपने घर खाने पर बुलाया, तो मैं और मेरे दोस्त उनके घर खाने पर गए। उन्होंने मुझे चंद ही घंटों में मुँह बोली बहन बना लिया था। जब मैं फारूकी साहब के घर गई तो मुझे पता चला उनके 3 बच्चे हैं, आदिल, रानिया और अदा। अदा उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी और बहुत शरारती थी। उसने अपनी माँ और बहन भाइयों के नाक में दम कर रखा था। अदा को देखते मुझे अदा पसंद आ गई और मैंने उसे अदा जान का नाम दिया और सोच लिया कि उसे अपनी बहराम की दुल्हन बनाऊंगी। बहराम जितना खामोश तबीयत था, अदा उतनी शरारती थी। उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बननी थी। इसके बाद मुझे रुकैया ने मरवा का ख्याल रखने का कहा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मुझे मरवा के साथ आदिल की जोड़ी अच्छी लगी और फिर मैंने फारूकी साहब से आदिल और अदा का रिश्ता मांग लिया, जिस पर उन्होंने फ़ौरन हाँ की, मगर कहा कि अभी किसी को नहीं बताना, वक्त आने पर बताएंगे। मैंने भी उनकी बात मान ली और खामोश हो गई। आपको मेरा और ज़रखान का कैसे पता चला? ज़रमीना बेगम की बात सुनते मरजान फ़ौरन बोली, मुझे तुम्हारी आंखों ने अपनी तरफ खींचा। वो कोई आम आंखें नहीं थी, वो मेरे बहराम की आंखें थी। मैंने तुम्हें एक औरत के साथ एक कोठे पर जाते देखा। तुम बहुत स्टाइलिश थी और तुम्हारी आंखें बिल्कुल बहराम जैसी थी। मैं उस कोठे की मालकिन के पास गई और मैंने तुम्हारा पूछा तो मुझे पता चला तुम भी अयाज की नाजायज़ औलाद हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करते वक्त मर गई थी
उस वक्त तो मैं खामोशी से वापस आ गई, मगर मुझे तुम्हें अपने पास लाने की फ़िक्र लगी, क्योंकि तालिया तो एक घर में इज्जत से परवरिश पा रही थी और बहुत अच्छी परवरिश पा रही थी, मगर तुम एक कोठे पर थी और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा भी किस लिए किया जा रहा था। मैं अच्छे से जानती थी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन मेरे भाई भाभी की अचानक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सुहेल मेरे भाई का बेटा है। मैं सुहेल को अपने पास ले आई। सुहेल और बहराम हम उम्र थे। सुहेल शुरू से ही बहराम को देखते मुझे मॉम कहता था। मुझे किसी ने बताया कि तुम बहुत लड़ाका हो और अपनी हिफाजत बहुत अच्छे से करती हो। और फिर सुहेल भी मेरे घर आ गया, तो मैंने शरारती सुहेल के लिए लड़ाका मरजान चुन ली, जो उसे हमेशा सीधा रखे। मगर मुझे तुम्हें उस कोठे से अपने घर लाना था। मैंने आयाज से बात की और जब उसे पता चला तुम उसकी ही बेटी हो तो उसने मना कर दिया। जब मैंने उससे उस बात पर लड़ना शुरू किया तो उसने मुझे मारा पीटा, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और वो समझा मैं मर गई हूँ, तो उसने मुझे रात के अंधेरे में दफना दिया। फिर कुछ ही देर बाद रुकैया ने अपने गार्ड्स की मदद से मुझे बाहर निकाला। उसने मुझे ट्रीटमेंट दी। मैं 3 साल तक उसकी बहन के घर रही और रुकैया ने ही मुझे बताया कि अयाज ने शुएब मलिक को बताया था कि एक इटालियन औरत से भी उसका एक नाजायज़ बेटा है, जो उसकी माँ के मरने के बाद से इटली के दारुल हुकूमत रोम में एक यतीम खाने में है। और तभी मुझे खबर आई कि तहमीना अली फौत हो गई है और मैं फिर तालिया को अपने पास ले आई। मैंने तालिया से अपने बेटों और मरजान से अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी की और फिर मुझे पता चला अदा अब बड़ी हो गई है, तो मैं अदा को देखने उसके घर गई। वो मेरे बहराम की इमारत थी और फिर मैंने अदा को अपने गली के कोने पर किसी लड़की की बाइक से उतरते देखा। वो कौन था मैं नहीं जानती थी, हाँ, मगर वो आदिल नहीं था, ये मैं अच्छे से जानती थी। मैं उस दिन खामोशी से वापस आ गई और फिर फारूकी साहब को अपने पास मिलने के लिए बुला लिया और उन्हें सब बताया। वो बाप थे, परेशान क्यों ना होते, मगर मैंने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें वापस भेज दिया। और मैंने फिर इस पोएम को लिखना शुरू किया, जिसके इख्तिताम पर मेरे सारे बच्चे मेरे पास हों। मैं रुकैया की बहन के घर थी जब मैंने मरजान को उस कोठे वाली से खरीदा, मरजान की जिम्मेदार और तालिया को लगाया। मैं जानती थी मरजान सब कर लेगी और उसने किया भी। जब मैं पोएम के इख्तिताम पर पहुंची तो मुझे अंदाज़ा हुआ सबकी कपल है, मगर इस इटालियन शहजादे का कोई कपल नहीं। उस वक्त रुकैया की बहन नाजिया माँ बनने वाली थी और उसके घर बेटी की आमद थी, तो मैंने इटालियन शहजादे के लिए नाजिया की हसीना को चुन लिया। नाजिया खुशी खुशी मान तो गई, मगर फिर अपने शौहर से डर उसने बस इतना कहा कि अगर मेरे शहजादे के आने तक उसकी हसीना सिंगल हुई और ज़िंदा हुई तो वो अपनी हसीना उस इटालियन शहजादे के साथ भगा देगी। और मैंने हंसकर ओके कर दिया। और फिर मुझे पता चला अदा घर से भागने का फैसला कर चुकी है, तो मैंने फ़ौरन से तालिया को मरजान के हवाले करते उन्हें हैदराबाद भेजा और मरजान को अदा की हिफाजत करते मुहर्रम की दुल्हन बनाने का कहा और मैं खुद इटली आ गई। इटली आने के बाद मैंने पूरे रूम के यतीम खानों में ज़रख़ान को ढूंढा और फिर आखिरकार मुझे मेरा इटालियन शहजादा मिल गया, जो भला का हसीन था। ज़रख़ान को देखते मेरी ममता एक बार फिर जागी। मैंने ज़रख़ान को लीगली गोद ले लिया। इस वक्त ज़रख़ान का नाम मार्क सेगल था। फिर मैंने उसका नाम परमानेंट ज़रख़ान खानज़ादा कर दिया। वक्त गुजरता गया, ज़रख़ान बड़ा होता गया और वो इटली का स्टॉक मार्केटर बन गया। वो इतना हसीन था कि अक्सर औरतें घर आती और उसकी शादी अपनी बेटी से करवाने का कहती, मगर मैं उन्हें ये बोल देती कि उसकी मंगनी हुई है और वो वापस चली जाती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम सब बच्चे पोएम को पूरा करते मुझ तक पहुँच गए। मगर मोम आयशा कहाँ मिली आपको? और उसका पूरा नाम आयशा आलिम है। आलिम कौन है? ज़रमीना बेगम की स्टोरी ख़त्म करने पर बहराम फ़ौरन बोला, आयशा मेरे बेटे आलिम रज़ा की बेटी है। जब आयशा 6 माह की थी तो मेरे बेटे और बहू को किसी ने कत्ल कर दिया। किसने किया आज तक पता नहीं चला। तब से आयशा मेरे पास रहती है और मुझे ही अपना माँ समझती है। बहराम के सवाल पर दाइमा फ़ौरन बोली तो सब लोग खामोश हुए। अब तुम सबको पोएम के सब हिस्से समझ आ गए ना? ज़रमीना बेगम के सवाल पर सबने हाँ में सर हिलाया। तो ज़रमीना बेगम ने सिनान को देखा। सिनान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतना बड़ा राज छुपाया। अच्छा किया आपने छुपाया, अगर आप ना छुपाती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। ज़रमीना बेगम की बात पर सिनान फ़ौरन बोला तो ज़रमीना बेगम ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, जिस पर सिनान खामोशी से आकर उनके पास बेड पर बैठा। ज़रमीना बेगम के आवाज़ देने पर ज़रख़ान हल्का सा मुस्कुराया और फिर हनान को बेबी कॉट में डालता फ़ौरन तालिया का हाथ पकड़ता उसे लेकर ज़रमीना बेगम के पास आया। तो ज़रमीना बेगम ने तालिया का हाथ पकड़ा। सिनान, क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? अपनी जान से भी बढ़कर रखूँगा। ज़रमीना बेगम के सवाल पर सिनान फ़ौरन बोला तो ज़रमीना बेगम ने तालिया को देखा। तालिया, क्या तुम मेरे बेटे को संभालोगी? जी, मगर मैं तंग भी बहुत करूँगी। ज़रमीना बेगम के सवाल पर तालिया ने फ़ौरन जवाब दिया। तो ज़रमीना बेगम ने तालिया का हाथ सिनान के हाथ में दिया और फिर उन दोनों को प्यार किया। तो वो दोनों उठकर दाइमा के पास आए, जिस पर दाइमा ने भी उन्हें ढेरों दुआएं दी और प्यार से नवाजा।
फिर जरखान मरजान और सुहेल का हाथ पकड़ते उन दोनों को जरमीना बेगम के पास लाया। मुझे कबूल है मैम, मुझे कोई मसला नहीं, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करूँगा। इससे पहले कि जरमीना बेगम कुछ बोलती सुहेल खुद ही बोल पड़ा। तो जरमीना बेगम ने मरजान को देखा और मुस्कुराई। मरजान, क्या तुम्हें मेरा ठरकी बेटा कबूल है? जरमीना बेगम ने मरजान के अंदाज में सवाल किया तो मरजान ने शर्माते हाँ में सर हिलाया। जबकि उसकी बदलती लाल रंगत देखते सब लोग हैरान हुए। तो जरमीना बेगम ने सुहेल के हाथ में मरजान का हाथ पकड़ाया तो सुहेल मरजान का हाथ कंधे पर रखकर सीधा दाइमा के पास पहुंचा। तो दाइमा ने उन दोनों को प्यार किया। फिर जरखान मरवा और आदिल का हाथ पकड़ते जरमीना बेगम के पास लाया। आदिल, मरवा, तुम दोनों को कोई एतराज़ तो नहीं? जरमीना बेगम के सवाल पर मरवा ने नफ़ी में सर हिलाया। जबकि आदिल को खामोश देखते सब लोग हैरान हुए। आदिल बेटा जवाब दो, मैं ये शादी नहीं कर सकता। दाइमा की बात पर आदिल सर झुकाते बोला। तो मरवा के अंदर कुछ टूट सा गया। क्या मैं वजह जान सकती हूँ आदिल? आंटी, आप जानते हैं हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे यहाँ मरवा जैसी लड़कियाँ गुजारा नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि मरवा गलत है, मगर मरवा का काम सुनते अम्मी कभी नहीं मानेंगी। बाकी सबकी तो फिक्र भी नहीं मुझे। मरवा, क्या तुम अपना काम छोड़ दोगी शादी के बाद? जरमीना बेगम के सवाल पर आदिल फौरन बोला। तो जरमीना बेगम ने मरवा से सवाल किया, जिस पर मरवा ने नम आंखें उठाते जरमीना बेगम को देखा, फिर हाँ में सर हिलाया। आदिल, लोगों का घर बहुत छोटा सा है, तुम गुजारा कर लोगी? भले छोटा सा है मगर उसमें अपनों का प्यार तो है। अगर मुझे अपनों के प्यार के लिए खुद को भी कुछ करना पड़ा तो मैं कर दूंगी। आदिल की अम्मी से मिलने अपने सब अकाउंट्स डिलीट कर दूंगी और इस जिंदगी को खैराबाद कह दूंगी। मैं बहराम लोगों की तरह करोड़ों रुपए नहीं कमाता, मैं सिर्फ चंद लाख कमाता हूँ। इसमें घर का सर्कल चलता है। मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकूँगा और ना ही बड़े ब्रांड्स का खाना। जरमीना बेगम की बात मरवा रोते बोली तो आदिल ने फौरन जवाब दिया, जिस पर मरवा ने एक नज़र जरमीना बेगम को देखा। अगर आप मेरी आम ड्रेसेस में भी तारीफ करोगे तो मैं वो भी पहन लूँगी और अगर प्यार से किसी ठेले से चाट भी खिलाओगे तो हंस कर खा लूँगी, शिकायत नहीं करूँगी। मैं हर काम के लिए अलग माँ से अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे घर के सारे काम आते हैं। साजिदा बीबी ने मुझे सब सिखाया है। हाँ, काफ़ी टाइम से किया नहीं मगर डेली करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। मरवा की बात सुनते आदिल फौरन बोला तो मरवा ने फिर जवाब दिया। तभी जरखान आगे बढ़ा। भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इन्होंने आपको पीछा नहीं छोड़ना, इसलिए मेरी मानो हाँ कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं आंटी। जरखान की बात सुनते आदिल ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। तो जरमीना बेगम ने उन दोनों को प्यार करते मरवा का हाथ आदिल के हाथ में दिया। फिर आदिल और मरवा भी दाइमा के पास आए और उनसे दुआएं ली। अम्मी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मुझसे दुआ ले लो भाई। अदा की मुंह बनाकर बोलने पर आदिल मुस्कुराता हुआ मरवा के साथ अदा के आगे खड़ा हुआ। तो अदा ने दाइमा की तरह दुआ दी, जिस पर सब लोग हंसने लगे। तो जरखान फ़ौरन से आगे बढ़ा और बहराम और अदा का हाथ पकड़ते जरमीना बेगम के पास लाया। बहराम, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, बस आपकी बहू की हालत गैर होते देखकर मुझे तरस आ जाता है और मैं दूर हो जाता हूँ। कितने बेशर्म हैं आप। जरमीना की बात पर बहराम हंसते बोला। तो अदा ने गुस्से से जवाब दिया, अदा तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है? आंटी, मुझे एतराज़ है। क्या एतराज़ है? जरमीना की बात पर अदा रोनी सूरत बनाती बोली। तो जरमीना बेगम ने मुस्कुराते सवाल किया, सबको आपने अच्छे वाले हस्बैंड दिए हैं और मुझे पागल सांड दिया है। अदा के मुंह बनाकर बोलने पर बहराम ने उसे घूरा। तो अदा ने ऐसे जाहिर किया कि वो उसे देख ही नहीं रही। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं घर ही नहीं जाऊँगी, मैं आंटी के पास ही यहीं रहूँगी। बहराम की बात पर अदा मुंह बनाती बोली। तो जरमीना बेगम ने हंसते अदा का हाथ बहराम के हाथ में दिया, जिस पर अदा हल्की सी चीख मार गई। क्या हुआ डार्लिंग? रिलैक्स, मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह करे आप सीढ़ियों से गिर जाएं और आपका मुंह सर फट जाए। बस मेरी जान, इतनी दुआएं ना दिया करो मुझे। बहराम की बात सुनते अदा चिढ़ते बोली, क्योंकि बहराम ने अदा का हाथ दबाया था और अदा के हाथ में पहनी अंगूठी अदा को चुभी थी। अदा की बात सुनते बहराम मुस्कुराते बोला और फिर दाइमा के सामने आकर खड़ा हुआ। तो दाइमा ने उन दोनों को प्यार किया। फिर बहराम जैसे ही मुड़ा, उनकी नज़र जरमीना पर पड़ी जो अफसरदा थी। क्या हुआ मोम? मेरे सब बच्चे मुकम्मल हैं, काश मेरा जरखान भी मुकम्मल हो जाता। अरे आप फिक्र ना करें, देखना मैं मेरे चैम्प को जल्द पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह। बहराम के सवाल पर जरमीना बेगम फ़ौरन बोली। तो बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर जरखान बात को समझते बहराम के गले लगा। तो जरमीना बेगम भी अपने बच्चों को देखते मुस्कुराने लगी।